हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है या वॉल्यूम 1 को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सेट नंबर 7 है। 7वें नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है कि गीग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी राशि बजट राशि आवंटित की गई है। तो इसमें 25,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित की गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना के तहत जो है 25,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो हुआ है यह जीडीपी का 4.8% हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। गलत को इसमें चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, मंगल एक लाल ग्रह है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है। यह स्टेटमेंट सही है। अगला है, क्षुद्र ग्रह जो है यह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है, बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है। यह भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष जो है बाहरी ग्रह हैं। तो सबसे पहले जो होता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो होता है यह आंतरिक ग्रह होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति दिया हुआ है, लेकिन बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो होता है यह आंतरिक ग्रह होता है। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि महालेखा निरीक्षक कार्यालयों के बीच जो है प्रशिक्षण के अवसरों को और सूचना साझा पर समझौता हुआ है और यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है। तो यह समझौता जो हुआ है यह भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि कुछ समझौते हुए हैं, जैसे गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। यह भारत जो किया है वियतनाम के साथ किया है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत और गुयाना के बीच में एक समझौता हुआ है। एक सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत और गुयाना के बीच में समझौता किया गया है। और एक समझौता हुआ है कि वीजा पर छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें भारत और मोल्दोवा के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया है वीजा पर छूट के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए व्यंजक का मान जो है ज्ञात करना है। रूट अंडर 20 दिया हुआ है, माइनस फिर रूट अंडर 20 दिया हुआ है, फिर उसके बाद फिर माइनस रूट अंडर 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 20 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यह हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। तो जो निगेटिव जो चिन्ह रहता है, यहाँ पर निगेटिव चिन्ह है, जब निगेटिव साइन रहता है तो इसमें छोटी संख्या को लिया जाता है और जब पॉजिटिव साइन होता है तब बड़ी संख्या को लिया जाता है। तो यहाँ पे साइन जो है निगेटिव है तो हमारा आंसर जो हो जाएगा छोटी संख्या यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। तो गृह मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा 17 सितंबर को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 17 सितंबर 1948 ईयर याद रखिएगा। 17 सितंबर यह हो जाएगा 1948 के दिन जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया। इसके तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो हाल के वर्षों में शुरू किया गया है नया दिवस शुरू किया गया है, जैसे नमो भारत दिवस। तो नमो भारत दिवस मनाया जाएगा 21 अक्टूबर को। याद रखेंगे कि 21 अक्टूबर को नमो भारत दिवस मनाया जाएगा। फिर उसके बाद संविधान हत्या दिवस जो 25 जून को मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस। उसके बाद एक मनाया जाएगा 30 मई को। 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाएगा और 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा। और साथ ही साथ याद रखेंगे एक है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा नीलगिरी तहर दिवस। याद रखेंगे कि 7 अक्टूबर को हो जाएगा नीलगिरी तहर दिवस। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेशन जज्बा। ऑपरेशन जज्बा जो है किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन जज्बा को शुरू किया गया है
आईटीबीपी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आईटीबीपी ने ऑपरेशन जज्बा के तहत जो है पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों को चीन से 108 किलोग्राम सोने के बिस्कुट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यही ऑपरेशन जज्बा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है यह राजस्थान की योजना है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों, लोक कलाकारों और सड़कों पर व्यापार करने वाले को प्रति माह 3,000 रुपये का पेंशन प्रदान किया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट योजना चलाया गया है, जैसे झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है मुख्यमंत्री मैया समान योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री माई कोई यह खालंबन स्वावलंबन योजना। उसके बाद है उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना जो कि महिलाओं से संबंधित है। उसके बाद स्वयं योजना है, उसके बाद है लाभ योजना है, उसके बाद अम्मा बैंक योजना और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, यह सभी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद याद रखेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है महतारी वंदना योजना और रामलला दर्शन योजना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा या डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री हैं यह अश्विनी वैष्णव है। यह एक ऑल इन वन डेटा सेट प्लेटफॉर्म है जो संभावित विचारों को औपचारिक समाधानों में बदलने में काफ़ी मदद करेगा। और एआई कोष जो है एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जो एआई नवाचार को सक्षम बनाने के लिए डेटा सेट, मॉडल तथा उपयोग के मामलों का भंडारण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन जो है सही नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहले है कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर जो है यह परिमल की नथवानी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है सेकेंड वाला इंडिया एज रेड 100, यह लिखा गया है केवी सुब्रमण्यम के द्वारा। उसके बाद है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो लिखा गया है यह लिखा गया है सुदीप सेन गुप्ता के द्वारा। उसके बाद है द विनर्स माइंड सेट। तो द विनर्स माइंड सेट जो है यह लिखा गया है सेन वाटसन के द्वारा। यहाँ पे सेन वार्न लिखा गया है, यह लिखा गया है सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन 4 ही, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जैसे कुछ बुक है 2024 के, उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे विटनेस बुक है, विटनेस लिखा गया है साक्षी मलिक के द्वारा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, यह लिखा गया है भीम सिंह के द्वारा। बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है सोर्स कोड माई बिगिनिंग। उसके बाद सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर। उसके बाद सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये अच्छा बुक है, याद रखिएगा। सैम पित्रोदा ने लिखा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करना है, इसको अरेंजमेंट करना है पृथ्वी के सतह के हिसाब से। तो सबसे पहले जो हो जाएगा यह हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हो जाएगा बहिर्मंडल हो जाएगा। तो यह लगातार दिया हुआ है 1 2 3 4, यह लगातार हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें जो लॉन्च किया गया है ई समन किया गया है, ई साक्ष्य किया गया है और न्याय सेतु और न्याय श्रुति सभी किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है। तो माचिस के तीली के सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि आम चुनाव 2024 के बाद जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है? तो आम चुनाव 2024 हुआ है, उसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो बनाया गया है यह वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मनोहर खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी मामला का मंत्री बनाया गया है। उसके बाद है पीयूष गोयल।
पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। साथ ही सामाजिक न्याय मंत्री जो हैं यह वीरेंद्र कुमार बने हैं। और विमानन मंत्रालय जो है यह दिया गया है राम मनोहर नायडू को। याद रखेंगे कि राम मनोहर नायडू को विमान मंत्रालय दिया गया है। उपभोक्ता मामले के मंत्री यह हैं प्रहलाद जोशी। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं। उसके बाद संस्कृति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। साथ ही यह पर्यटन मंत्री भी हैं। उसके बाद कोयला और खनन मंत्रालय यह श्री किशन रेड्डी के पास है। जल शक्ति मंत्री जो है यह CR पाटिल हैं। इन सभी का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय या थीम था। तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया था और इसका थीम था प्रेस की बदलता स्वरूप। प्रेस का बदलता स्वरूप, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 16 नवंबर 2024 को मनाया गया है। इसका थीम जो हो जाएगा प्रेस का बदलता स्वरूप है। और 14 नवंबर 2024 को जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। इसका थीम है बाधाओं को तोड़ना और अंतरालों को पाटना। वैसे ही 1 दिसंबर 2024 को मनाया गया है एड्स दिवस और इसका थीम है सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। उसके बाद जो है विश्व मृदा दिवस जो 5 दिसंबर को होता है। तो 5 दिसंबर 2024 को मनाया गया विश्व मृदा दिवस, जिसमें मिट्टी की देखभाल, मापना, निगरानी करना और प्रबंधन करना इसका थीम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है। तो बिहार बजट 2025-26 में प्रथम प्राथमिकता दी गई है शिक्षा को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार बजट 2025-26 में राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि संचार उपग्रह जिसका नाम है GSAT-20 इसको किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो GSAT-20 को फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि इसको जो प्रक्षेपित किया गया है यह किया गया है इसरो के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे कि इसे इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और इसरो का स्थापना जो हुआ था ये 15 अगस्त को किया गया था। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन को चूज करना है, इसमें गलत को चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुने गए हैं यह हो जाएंगे ऋषभ शेट्टी, जो कि सही है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपत हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है यह कंतारा हो जाएगा। उसके बाद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह अमिताभ बच्चन को दिया गया है, जो स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अमिताभ बच्चन। यह दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि संसद के 2 सत्रों की बैठक जो है कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच की जो बैठक है यह 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो इसमें जो है शामिल किया गया था समाजवादी को शामिल किया गया था, धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया गया था, अखंडता को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब तक प्रस्तावना में जो है प्रस्तावना को लेकर केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के तहत संशोधन किया गया है और इसके जरिए 3 नए शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और इस संशोधन को वैध ठहराया गया था। वही बात करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का बात किया गया है, जिसमें राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। नेक्स्ट है वर्मा समिति का संबंध किससे है। तो वर्मा समिति का संबंध जो है यह मूल कर्तव्यों से है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे एक है न्यायमूर्ति MB शाह समिति जो 2014 में आई थी। इसका उद्देश्य काला धन का खोज करना था। उसके बाद शिवरामन समिति जो है यह 1979 में आई थी, जो नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है।
रंगराजन समिति आई थी 1993 में। यह सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं संवैधानिक प्रस्तावना जो है यह भारत के संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद जो है 36 से 51 है DPSP, इसी में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है और वे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया है। यानी आयरलैंड है इसे स्पेन के संविधान से लिया है और आयरलैंड के द्वारा जो है आयरलैंड से भारत के द्वारा लिया गया है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 37, अनुच्छेद जो 37 है यह निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बताता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साधारण बहुमत जो होता है यह सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो बहुमत होता है इसे साधारण बहुमत या कार्यात्मक बहुमत या इसी को कामकाजी बहुमत के रूप में जानते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल के निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना होता है जो अनुच्छेद 352 के अनुसार होता है। यह साधारण बहुमत के द्वारा होता है और राष्ट्रीय आपात जो होता है यह संविधान के अनुच्छेद 352 में ही वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प जो है इसमें चयन करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद है उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, यह भी सही है। और उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का वकील होना चाहिए, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है इसके योग्यता के लिए सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो सबसे वरिष्ठ होता है विधि अधिकारी राज्य का, यह होता है महाधिवक्ता। महान्यायवादी जो होता है यह केंद्र सरकार का सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी होता है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार का सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी जो होता है यह महाधिवक्ता होता है। और महाधिवक्ता का जो उल्लेख किया गया है यह संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ साथ ही याद रखेंगे कि जो महान्यायवादी है केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, उसका जो वर्णन है आर्टिकल 76 में किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था यह दिसंबर 1977 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया था और इसने अगस्त 1978 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की गई थी। अशोक मेहता जो समिति थी यह 2 स्तरीय समिति थी और अनुच्छेद 40 में जो है आवश्यक शक्तियों के साथ स्थानीय स्वशासन के लिए इसका प्रावधान भी करता है। पंचायती राज से संबंधित समिति का नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे बलवंत राय मेहता समिति है यह त्रिस्तरीय थी, जो हाल फिलहाल में जो अभी जो लागू है सभी स्टेट में, यह बलवंत राय मेहता के योजना पर आधारित है, त्रिस्तरीय, जो 1957 में आया था। फिर 77 में आया था अशोक मेहता समिति। उसके बाद हनुमंता राव समिति आया था 1983 में। उसके बाद JVK राव समिति 1985 में आया था, JVK राव समिति। उसके बाद आया था LM सिंधवी समिति जो कि 1986 में आया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि सूची 1 और 2 को मिलाना है इसमें, और इसमें संबंधित गलत युग्म का चयन करना है कि इसमें कौन सा मिलाना नहीं है, इसमें गलत युग्म का चयन करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आर्टिकल दिया हुआ है 243 का ई। तो आर्टिकल 243 का जो ई है सीटों का आरक्षण, यह पहला ही गलत दिया हुआ है। 243 का जो ई होता है यह पंचायतों का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे जो है पंचायत का कार्यकाल हो जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल जो होता है आर्टिकल 243 के ई में है, तो पहला आंसर ही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है 243 का जी, यह पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन करता है। उसके बाद जो है 243 का जो के है पंचायतों का चुनाव से संबंधित है, और 243 का एच जो है यह पंचायतों की
करारोपण यानी टैक्स लगाने की शक्ति देती है। 243 का जी हो जाएगा। देखिए आप लोग पूरा याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 का ए जो है ये ग्राम सभा से संबंधित है। 243 का बी जो है पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243 का सी जो है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। और 243 का डी जो है सीटों का आरक्षण है। 243 का ई जो है पंचायतों का कार्यकाल है। उसके बाद 243 का जी जो है पंचायतों की शक्ति है, प्राधिकार है और उत्तरदायित्व है। उसके बाद 243 का एच जो है पंचायतों की करारोपण की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 243 का जो के है यह पंचायतों का चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कथन है, तो यह कथन कहा गया था ग्रीनविल ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस संदर्भ में अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा जो है एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसको चूज करना है। सबसे पहला है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, जो कि सही है। उसके बाद अवतल दर्पण है, यह दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। और उत्तल लेंस जो है आवर्तक लेंस की भांति प्रयोग होता है, यह भी सही है। उसके बाद है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो है यह सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि गलत दिया हुआ है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है यह आभासी होता है और बिंब के समान साइज का होता है। यहाँ पे आभासी हो जाएगा और बिंब के समान साइज का हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। तो सबसे आसानी से नष्ट होता है विटामिन सी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। सही स्टेटमेंट को इसमें से चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, जो कि सही है। और सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो हमें एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे समांतर युक्ति जो होती है एक घड़ी होती है। और घड़ियों की कार्यावधि जो होती है काफ़ी जटिल होती है, लेकिन सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। और सरल लोलक की गति जो होती है आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण भी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्वप्रास होती है। तो मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्वप्रास जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज को हम लोग श्रव्यप्रास बोलते हैं। उसके बाद जो 20 से हर्ट्ज होता है, इससे जो कम होता है इसे हम लोग अवश्रव्य बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होता है इसको हम लोग पराश्रव्य बोलते हैं। इससे कम और ज़्यादा को मनुष्य सुन नहीं सकते हैं। या मनुष्यों की सुनने की जो शक्ति होती है सर्वप्रास, ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों। तो कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। इसका जो मुख्य कारण होता है, इसका मुख्य कारण होता है कि दाब को कम करने के लिए इसे लगाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि दाब जो होता है यह बल बटा क्षेत्रफल होता है। यदि बल जो बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा जितना कम होगा उस पर दाब जो है उतना ही अधिक रहेगा। और कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल जो होता है इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए वही बल जो है कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। इसीलिए कंधे पर लटकाने वाले थैलों में जो है चौड़ी पट्टी लगाई जाती है ताकि यह दाब को कम कर सके। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्यों। तो हाथ पीछे की ओर खींचता है, इसका कारण होता है संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए खींचता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि ओम के नियमानुसार, ओम के नियम के अनुसार जो है विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि तापमान जो उसका रहेगा स्थिर रहेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1827 में जर्मन भौतिकवादी थे जॉर्ज साइमन ओम ने
किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया था। और एक विद्युत परिपथ में विद्युत के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर जो होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का जो तापमान होता है यह समान रहना चाहिए। इसी को हम लोग ओम का नियम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान यानी 8 लोगों की जो परिषद है इसमें अमात्य की क्या भूमिका थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अष्टप्रधान थी इसमें अमात्य जो था यह राजस्व मंत्री था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणुक है। तो बहुपरमाणुक जो हो जाएगा यह हो जाएगा सल्फर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा यदि इसमें प्रवाहित किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण भी है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया है और किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो इनका नाम है डोमा राजू गुकेश यानी डी गुकेश। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 दिसंबर 2024 को भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डोमा राजू गुकेश। इन्होंने सिंगापुर विश्व शतरंज चैंपियनशिप के रोमांचक मुकाबले के 14वें गेम में चीन के खिताबधारी हैं डिंग लीरेन। तो डिंग लीरेन को हरा करके 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 18वें शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। और 14 गेम के इस मैच में आखिरी जो क्लासिकल टाइम कंट्रोल गेम जीत करके गुकेश ने लीरेन के 6.5 के मुकाबले जो है 7.5 अंक हासिल किए हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। तो स्त्री हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, इसका उत्पादन जो होता है अंडाशय से होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या जो होती है समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं समस्थानिक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समस्थानिक जो होता है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है यह अलग अलग होती है, इसी को हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। इनमें जो होती है परमाणु संख्या जो होती है समान होती है लेकिन इनका द्रव्यमान जो होता है अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित करना है, सबसे पहले है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्मघाती थैली, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जागृह, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड को हम लोग बोलते हैं कि यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है प्लास्टिड, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद गोल्जी उपकरण, तो गोल्जी उपकरण जो होता है यह लाइसोसोम का निर्माण होता है, यहाँ पे गोल्जी उपकरण हो जाएगा। ऑप्शन इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि घटपर्णी पादप उदाहरण है। तो घटपर्णी पादप जो उदाहरण है यह स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घटपर्णी पादप जो होता है एक कीटभक्षी पादप होता है और इसमें घड़े के समान एक संरचना होती है जो वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। और पत्तों के शीर्ष भाग जो होते हैं घड़े का ढक्कन बनाते हैं और घड़े के अंदर अनेक छिद्र होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, इसी को हम लोग अधोमुखी बोलते हैं। और जब कोई कीट जो घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस के द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। और घटपर्णी जो होता है यह हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, क्योंकि इन पादपों की मृदा में ये सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं जिनकी इन्हें आवश्यकता होती है। तो इसलिए यह दोनों हो जाएगा, स्वपोषण और विषम पोषण दोनों होता है घटपर्णी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है। तो गन्ने की खेती में जिब्रेलिन्स के छिड़काव से जो है तने की लंबाई बढ़ती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है। तो मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल जो हो जाएगा यह हो जाएगा कुपिका। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें मिलान करना है, सही सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया हुआ है फीमर। तो जो फीमर होता है यह सबसे लंबी हड्डी होती है शरीर की, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद होता है फिबुला। फिबुला जो टखने की हड्डी होती है उसी को हम लोग फिबुला बोलते हैं। उसके बाद होता है कार्पस। तो कार्पस जो होता है ये कलाई की हड्डियाँ होती है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एक होता है मेटाकार्पस। तो मेटाकार्पस जो होता है यह हाथों की हथेली की हड्डी होती है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय मौसम वेधशाला जो है यह पुणे में स्थित है। उसके बाद एक है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। एक है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो कि गोवा में, ये डोना पाउलो में स्थित है, गोवा में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताएं। तो क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा का जो नाम हो जाएगा यह हो जाएगा कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भारत में चेन्नई से 650 किलोमीटर दक्षिण में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। और पूरा होने पर जो है ऊर्जा संयंत्र की संयुक्त क्षमता जो होती है यह 6000 मेगावाट होगी। वही भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जो जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किया गया था। और भारत का पहला परमाणु अनुसंधान जो है रिएक्टर अप्सरा, जिसे ट्रॉम्बे मुंबई के पास से कार्य करना शुरू किया गया। लेकिन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर 1969 में तारापुर यानी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और काकरापारा जो है यह गुजरात में है, कैगा जो है कर्नाटक में है। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। साथ ही याद रखेंगे कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम, थोरियम और भारी जल की आवश्यकता होती है। यूरेनियम जो है यह झारखंड, राजस्थान और मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। और पहली रेल जो है यह 34 किलोमीटर लगभग सफर तय किया था, जो मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और यह चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित है। तो दसवंत और वसावन जो थे ये अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब अकबर बात आया है तो अकबर से रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा कि अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। उसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है कि मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था बिंबिसार के द्वारा। यह हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, इसके द्वारा जो है अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर के जो नगर दुर्ग हैं और निचले शहरों के क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं। तो यह मिले हैं धौलावीरा में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। और यह पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहर और उसके बाद है मछलीकृत हुक इत्यादि प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा जो है यह कर्क रेखा पर स्थित है। इसको भी याद रखिएगा कि धौलावीरा जो है यह कर्क रेखा पर स्थित है। और धौलावीरा का जो खोज किया गया था यह 1968 में किया गया था। 1968 में जगपति जोशी के द्वारा जो है धौलावीरा का खोज किया गया था। और धौलावीरा उन्नत शहरी नियोजन, अनूठी जल निकास प्रणाली और संरक्षण विधियों के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो दिया गया है सल्तनत काल में यह दिया गया है इब्न बतूता के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी जो है यह फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि थे।
और कव्वाली के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, याद रखेंगे। जैवलिन बर्नी जो हो जाएगा ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि थे। उसके बाद जो है कव्वाली के जनक हो जाएंगे अमीर खुसरो, याद रखेंगे अमीर खुसरो जो है यह कव्वाली के जनक है। उसके बाद खुसरो को सितार और तबले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि किस सिख गुरु की मृत्यु जो है चेचक के कारण हुई थी। तो चेचक के कारण जो मृत्यु हुई थी यह थे गुरु हरकिशन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि गुरु नानक जो है यह सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद जो है इन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया था। उसके बाद जो है गुरु रामदास, तो गुरु रामदास जो है यह मुगल कालीन शासक जो थे अकबर, इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और इन्होंने पवित्र शहर अमृतसर की नींव भी डाली। और सिख धर्म के अंतिम गुरु को ग्रंथ साहिब कहा जाता है। और गुरु अर्जुन देव जो है इन्होंने लाहौर में स्वर्ण मंदिर, यह जो है बाद में अमृतसर में आ गया है, इसका नींव रखा था। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड के जगह पर चूज करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे गुना कर दिया गया है, 3 गुना 4 गुना 4 किया गया है। तो 3 चौका 12, 12 चौका 48, यहाँ पे 48 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे गुना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 × x। यहाँ पे वर्ड के जगह पे हम लोग x रख लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 105। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। तो यह 7 से कट जाएगा, 105 कट जाएगा 7 से, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान जो है गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती यानी लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया था ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सकें। तो यह किया गया था मदुरई में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने 1921 में मदुरई के भ्रमण के दौरान जो है अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोट पहन करके पहनना आरंभ किया था ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किया गया था। तो विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र का स्थापना किया गया था और यह किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे कि जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य के द्वारा का विचारधारा जो था यह था अद्वैतवाद। याद रखेंगे कि अद्वैतवाद जो है यह शंकराचार्य के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में जो हो जाएगा सबसे पहले सोना हो जाएगा। सोना जो हो जाएगा सबसे कम सक्रिय रहेगा, तो सबसे पहले सोना हो जाएगा। सोना के बाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, फिर आयरन हो जाएगा, फिर जिंक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सक्रिय श्रेणी जो होता है यह धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता जो होता है यह हो जाएगा पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है। यह घटते क्रम में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि घटती अभिक्रियाशीलता जो होती है सबसे पहले एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर जिंक हो जाएगा, इस प्रकार से जिंक हो जाएगा, फिर हो जाएगा आयरन हो जाएगा, फिर पीबी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, यह घटती अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन जो सबसे सक्रिय होता है यह पोटेशियम होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, इन्होंने किया था तमिल को, किया था तेलुगु को, संस्कृत को और कन्नड़ को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। तो यह हुआ था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले दिया हुआ है महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन October 2nd 1869 इन पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन लगेगा यहाँ पे, वाज बोर्न ऑन। ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन October 2nd 1869 इन पोरबंदर गुजरात। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह 28 जुलाई से शुरू होकर के 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था और चला था 11 नवंबर 1918 तक चला था। और इसका तत्कालिक कारण जो था यह जून 1914 को ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, जैसे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह महाराष्ट्र में है। उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ जो है यह भी मध्य प्रदेश में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में है। उसके बाद गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह महाराष्ट्र में है। उसके बाद है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी महाराष्ट्र में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। उसके बाद गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है चेन्नई में है। सिंबल पारा राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। और जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आप लोग सभी इंपॉर्टेंट वाले राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे कि किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति के कारण जो है दिन और रात होता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन गति होता है इसी के कारण दिन और रात होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो जैव विविधता को अधिकतम प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से संकट है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 और 2 दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है। सबसे पहला दिया हुआ है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना यह शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला है महतारी वंदना योजना, यह छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मिलान 2 हो जाएगा। ग्रामोदय योजना जो है यह उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और दीपम 2.0 योजना जो है यह आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन जो है कयांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कयांत्रित चट्टान का उदाहरण इसमें डोलोमाइट नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कयांत्रित चट्टान वे चट्टान होते हैं जो अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गई है। और इसका निर्माण तब होता है जब आग्नेय या अवसादी या अन्य रूपांतरित चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। कयांत्रित चट्टान के उदाहरण होते हैं क्वार्जाइट होते हैं, नीस होता है, संगमरमर होता है, स्लेट होता है, सिस्ट होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है और फिलाइट होता है। यह सभी जो है कयांत्रित चट्टानों के उदाहरण होते हैं। लेकिन जो डोलोमाइट हो जाएगा यह कयांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि चक्रवात दाना का जो नामकरण है किस देश के द्वारा किया गया है? तो चक्रवात दाना का नामकरण यह किया गया है कतर के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दाना का जो अरबी नाम है इसका सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसका अर्थ होता है सबसे सही आकार का मूल्यवान और सुंदर मोती। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है स्थल रुद्ध है? यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री का नाम बताना है। स्थल रुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा बोलीविया हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, पेरू के बीच स्थित है। और साथ ही याद रखेंगे कि वर्ल्ड में जो है पूरी दुनिया में अभी जो है टोटल 44 लैंडलॉक कंट्री है, यानी स्थल रुद्ध देश जो है 44 है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश हो जाएगा यह हो जाएगा कजाकिस्तान। और सबसे छोटा जो हो जाएगा देश इसका नाम है वेटिकन सिटी। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्थल रुद्ध देश हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इथोपिया। इथोपिया जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्थल रुद्ध देश हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो बोलीविया है यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में 2 ही स्थल रुद्ध देश है, पैराग्वे और बोलीविया। तो पैराग्वे और बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका के मात्र 2 स्थल रुद्ध देश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, ताउंगुप दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो ताउंगुप दर्रा जो है भारत को म्यांमार के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह दर्रा जो है म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि छोटी पहाड़ियों का वेली कोंडा समूह जो है निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है?
तो छोटी पहाड़ियों का जो वेलिकोंडा समूह है यह भाग हो जाएगा पूर्वी घाट का भाग हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेलिकोंडा रेंज या इसी को बोलते हैं वेलिकोंडा हिल्स, यह कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है जो कि पूर्वी घाट प्रणाली का हिस्सा है। और वेलिकोंडा रेंज जो है आंध्र प्रदेश राज्य के यह दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? तो अलकनंदा और पिंडार पे जो स्थित है यह है कर्णप्रयाग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि धौली गंगा नदी और अलकनंदा यह दोनों जहाँ मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं विष्णुप्रयाग। उसके बाद पिंडार नदी और अलकनंदा मिलती है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग। और भागीरथी नदी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग के ही बाद जो है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद जो है इसका नाम गंगा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो भारत में काली मिट्टी की जो रचना होती है यह ज्वालामुखीय चट्टान से हुई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी में चूना, लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो दामोदर नदी से निकाला गया है एडेन नहर को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह लगभग 54 किलोमीटर लंबा नहर है जो पश्चिम बंगाल राज्य के वर्धमान जिले में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। साथ ही याद रखेंगे एक है ईस्टर्न ग्रे नहर। तो ईस्टर्न ग्रे नहर जो है यह पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सबसे पहला सूची 1 में जो नाम दिया हुआ है यह एल्युमिनियम कंपनी का नाम दिया हुआ है। और सूची 2 में दिया हुआ है इसका स्थिति दिया हुआ है कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले हो जाएगा बाल्को। तो बाल्को जो है यह कोरबा में स्थित है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोरबा जो है यह छत्तीसगढ़ में है, इसको भी याद रखेंगे। कोरबा जो है यह छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को जो है यह रेणुकूट में है। तो रेणुकूट जो है यह है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है ये हिंडाल्को। उसके बाद है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है यह हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, हीराकुंड उड़ीसा हो जाएगा यह। उसके बाद है नालको। तो नालको जो है नालको कोरापुट में है, यह उड़ीसा में, कोरापुट यह भी उड़ीसा में स्थित है। तो नालको हो जाएगा कोरापुट और यह भी जो है उड़ीसा में स्थित है। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3। 2 4 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेलहर कुंड जलप्रपात जो है यह कैमूर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि नवादा में स्थित है। नवादा में यह ककोलत जलप्रपात जो है यह नवादा में है। उसके बाद सासाराम में 2 जलप्रपात है। सासाराम में जो है धुआं कुंड जलप्रपात है और मंझर कुंड जलप्रपात है। उसके बाद जो है रोहतास में है दुर्गावती जलप्रपात। साथ ही याद रखेंगे एक है बक्सर में है कर्मनासा जलप्रपात। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो यह सुझाव दिया गया था SVS राघवन समिति के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि SVS राघवन समिति की अनुशंसा पर जो है एकाधिकार एवं अवरोधक व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण जो है ऋणी को लाभ होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण जो है ऋणी को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता जो होता है ऋणदाता एवं पेंशनभोगी इसको जो होती है हानि होती है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग जो है निम्न में से किसके बराबर होता है? तो प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग जो होता है यह बराबर होता है राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन जो है कच्चे माल क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा दुर्गापुर जो हो जाएगा यह कच्चे माल के समीप स्थित नहीं है। बाकी जो है सलेम जो है यह भी स्थित है, राउरकेला और जमशेदपुर यह सभी जो है कच्चे माल के समीप स्थित है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर के आसपास ईंधन जो है कोयला तो उपलब्ध है लेकिन कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि समष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या
कहा जाता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है आय का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित को मिलाएं। इसमें मिलान करना है, लेखक का नाम है और पुस्तक के शीर्षक का नाम दिया गया, दोनों का मिलान करना है। सबसे पहला है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था पॉवर्टी एंड फेमिन लिखा गया था, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है जेएम किन्स के द्वारा लिखा गया था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसका मिलान जो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था 1927 में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन एक गैर सरकारी संगठन है जो मार्गरेट भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था। महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रयासों में सुधार करने हेतु इस संगठन का गठन किया गया था। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रथम अध्यक्ष रही थी महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, और उसके बाद प्रथम सचिव जो रहे थे यह कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है इसकी पहली सचिव रही थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कमलेश शर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है 2008 में सचिव चुना गया था, ऑप्शन हमारा महासचिव, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 24 सितंबर जो है 24 दिसंबर को यह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे विश्व उपभोक्ता बोलेगा तो हो जाएगा 15 मार्च, लेकिन बोलेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा जो है एक भिन्न है? यहाँ पे कौन सा जो है एक भिन्न है? तो यह हो जाएगा महलों का शहर बम्बई, यह जो हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि महलों का शहर जो है यह बम्बई नहीं, यह होता है कोलकाता। याद रखेंगे महलों का शहर जो होता है यह कोलकाता होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। गुलाबी शहर जो है जयपुर है, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है, सूर्य नगरी जो है यह जोधपुर को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भरतनाट्यम नृत्य की जो शुरुआत हुई थी यह तमिलनाडु में हुई थी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार जो है भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें शामिल है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी है, उसके बाद मणिपुरी है, मणिपुर, उसके बाद है मोहिनीअट्टम और सत्रिया। और छऊ जो है, छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य में दर्जा दिया गया है, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो हो जाएगा यहाँ पे यह हो जाएगा पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यह मुजफ्फरपुर में है, फिर मधुबनी में है, फिर इसके बाद समस्तीपुर में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने के लिए प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को भारत का प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और 2018 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से इनको सम्मानित भी किया गया है। साथ ही याद रखेंगे जो राजेंद्र सिंह है, तो राजेंद्र सिंह इन्हें बोला जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। और जो जादव पायेंग है, जादव पायेंग जो है यह फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य जो है यह मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 कि हिटलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जो जन्म हुआ था यह ब्रनाउ एम इन में हुआ था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑस्ट्रिया का है, ब्रनाउ एम इन हो जाएगा। हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। और
1919 में हिटलर जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू adjective ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। दिया हुआ है देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वेन एवर देयर इज ए स्मोक देयर इज फायर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में जो है इसमें द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है और इसके सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है इस लोगों को चुना जाता है। 15 न्यायाधीशों से बना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है और इसका जो स्थापना किया गया था जून 1945 में किया गया था और अप्रैल 1946 में यह काम करना भी शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। इसमें सूची 1 और 2 को मिलाना है। सबसे पहले दिया हुआ है हसन निजामी। तो हसन निजामी जो है यह हो जाएगा तालुज मासिर से संबंधित है, तो इनका हो जाएगा तालुज मासिर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन मिलान हो जाएगा 4 हो जाएगा। ख्वांदमीर जो है, ख्वांदमीर कानून ए हुमायूं लिखत है, तो इसका हो जाएगा कानून ए हुमायूं हो जाएगा। उसके बाद मोहम्मद काजिम जो हो जाएंगे आलमगीर नामा लिखे थे, तो इनका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और भीमसेन जो है भीमसेन के द्वारा लिखा गया था नुस्खा ए दिलकुशा, तो इनका मिलान हो जाएगा नुस्खा ए दिलकुशा। इसका मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2। 4 3 1 2 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है एक श्रृंखला को पूरा करता है? तो सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेंगे इसको। यह दिया हुआ है 3 4 5 6, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। जब 8 पार्ट में 8 पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले डैश दिया हुआ है, फिर उसके बाद टी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आर हो जाएगा, आर के बाद टी दिया हुआ है, उसके बाद एक्स है, एक्स के बाद वाई है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। फिर उसके बाद वाई के बाद जो है यहाँ पे एस है, एस एक्स है, एस है और यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एस एक्स है, एस एक्स के बाद जो है वाई है, तो फिर यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा वाई वाई आर एस एक्स हो जाएगा। वाई वाई आर एस एक्स, वाई वाई आर एस एक्स ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच जो है का योग और अंतर जो क्रमशः 512 और 496 है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ जो दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएम, इसका योग दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 512 और इसका डिफरेंस जो दिया हुआ है, यह डिफरेंस दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 496। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, एच एच कट जाएगा, तो यहाँ पे जो एल निकालेंगे यहाँ पे 2l हो जाएगा। तो अगर एल निकालेंगे तो एल हो जाएगा आपका 512 प्लस हो जाएगा 496, यह डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो यह 1008 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 504। तो हमारा एल यहाँ से निकल करके आ जाएगा, एल आ जाएगा हमारे पास 504 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर एच निकालना होगा तो हम उसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो यह 512 हो जाएगा माइनस 496 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे घटेगा तो आ जाएगा 16/2, यानी एच जो आ जाएगा, एच जो आ जाएगा यह आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो एल 504 और एच जो है 8 आ चुका है। तो एलसीएम जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है यह बराबर होता है, यह पहली संख्या होता है, ठीक है, गुना दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पे जब पहले से हमें पता है एलसीएम और एचसीएफ, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 504 हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा यह 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ बोला गया है यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या निकालना है, तो एक संख्या 72 हो जाएगा, दूसरी संख्या जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम इसको कटाएंगे 72 से, तो 8 से कट जाएगा 8 9 72, 9 से कट जाएगा और 9 से कटाएंगे इसको, तो ये कट जाएगा 9 5 45 से 5 4 54, 9 6 54, 56, 56 से कट जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक कार्य को 8 पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 दिन बाद जो है 10 और पुरुष इनके साथ जुड़ते हैं, तो शेष कार्य अब कितने दिनों में पूरा किया जाता है, एक्स का मान इसमें निकालना है। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो बोला गया है
कि प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कि एक कार्य को x पुरुष जो है 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 दिन बाद जो है 10 और पुरुष इनके साथ जुड़ जाते हैं। 3 दिन बाद 10 और जुड़ जाते हैं तो यह हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, सबसे पहले x हो जाएगा और इसका काम को लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 15 दिन और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 तो बाद में जुड़ते हैं इसलिए इज इक्वल टू यह बराबर हो जाएगा x प्लस, बाद में जुड़ते हैं 3 दिन बाद 10 जुड़ते हैं तो x प्लस 10 हो जाएगा आई इन टू, इसमें दिया हुआ है तो शेष कार्य जो है अब 8 दिन में पूरा होता है, यह 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 8x का आ जाएगा प्लस 80 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यह हो जाएगा 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 20, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेंगे। यहाँ पे जो हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे 2 से गुना किया हुआ है, उसके बाद जो है यहाँ पे 3 माइनस किया हुआ है, यानी पहले गुना होता है फिर घटता है, तो फिर यहाँ पे जो है गुना किया जाएगा लेकिन यह बढ़ते जा रहा है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, तो 4 से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 180, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 यह दिया गया है मिशेल बाचेलेट को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 6 दिसंबर 2024 को 2024 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बाचेलेट, इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा।